नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया है, यह इतना चर्चाओं में क्यों है और इसके क्या महत्व भारतीय परिदृश्य में होंगे। तो साथियों, आप सबको पता है कि ब्रिक्स का जो गठन है 2006 में किया गया था और जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ब्रिक्स, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। शुरुआती इसके 4 मेंबर थे और 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें सम्मिलित किया गया। इसके बाद ही ब्रिक्स से ब्रिक्स बना। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मामले में। इसके साथ साथ सिक्योरिटी और ट्रेड को भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। तो इसके विषय में हम पहले विशेष चर्चा पहले हम इसके कुछ बेसिक बैकग्राउंड जान लेते हैं और इसके बाद हम जानेंगे कि अभी 2024 की जो अहम बैठक हुई है, जो इसका वार्षिक सम्मेलन होता है, वह इतना महत्वपूर्ण खास करके भारतीय परिदृश्य के साथ साथ और पश्चिम देशों के लिए यह इतना चिंता का विषय क्यों बना हुआ है। The BRICS Summit is an annual international relation conference attended by the head of government of the 5 founding countries, as I mentioned it, Brazil, Russia, China, South Africa. Recently, 4 new members have joined the bloc: Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates, expanding the group's scope and influence. तो अभी 2024 में जो है 4 नए कंट्री भी इसे ज्वाइन करने की चर्चा थी। उस पर फाइनल डिसीजन क्या आया है, ये बैठक के बाद क्लियर होगा। सो हम जान लेते हैं कि ब्रिक्स है क्या। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 5 कंट्रियों का एक ग्रुप है, लेकिन इसकी डिफिनेशन इनके वेबसाइट में जो दिया है, ब्रिक्स इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन that accounts for about 45% of the global population and 30% of the world land surface. The founding countries are among the world 10 largest countries by the population area and gross domestic product GDP and by purchasing power. So 45% दुनिया की जो आबादी है वो कवर करते हैं ये कंट्रीज, और दुनिया के जो 10 मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री या लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो इस ग्रुप के जो है मेंबर हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका। अभी जो सम्मेलन हुआ, इसके पहले जो 2023 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग, और उसके जो अध्यक्षता किया था वो सिरिल रामाफोसा, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अध्यक्षता की थी। और जो इसका 16th ब्रिक्स समिट है, ये रसिया के कजान शहर में आयोजित किया गया है। मैं आपको इसकी भी हिस्ट्री बताऊंगा कि कजान शहर क्या है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो मेन आइटम्स थे, यानी जो कि एजेंडे थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एट द 16th ब्रिक्स समिट, रसिया इज एक्सपेक्टेड टू पुश फॉर dollarization, aiming to reduce the domicile of the US dollar in global transaction. The group has also introduced BRICS Pay, a payment system designed to facilitate international settlement and promote economic cooperation among member states. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके इसकी चर्चा वर्तमान में इस संदर्भ में है जब दुनिया में हर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसे लीड करता है यूनाइटेड स्टेट, और जब यूनाइटेड स्टेट की किसी भी कंट्री से अनबन होती है तो उनका एक प्रेशर होता है, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसीज में जो है लगभग 73% जो ट्रेड होता है या लेन देन जो होता है वो अमेरिकी डॉलर में होता है, और इसका जो मार्केट है बहुत ही बड़ा मार्केट है। हालांकि हाल ही के कुछ दशकों में यूरो का मार्केट में आने से थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मार्केट इसने कैप्चर करके रखा है। तो जब भी यूएस से किसी कंट्री की अनबन होती है तो यूएस क्या करता है कि उस पर जो है तरह तरह के प्रतिबंध लगाता है, और ये जो प्रतिबंध होते हैं ये उस कंट्री की इकोनॉमी को बहुत जल्दी और घातक चोट पहुंचाते हैं। जब पिछले 2.5 साल से जब रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है,
तो यूक्रेन का सपोर्ट लेते हुए अमेरिकी और जो भी यूरोपीय कंट्री हैं, उन्होंने रसिया पर इतने सारे प्रतिबंध लगाए और उन प्रतिबंध की वजह से रसिया को कहीं पे थोड़ा सा डिमोटिवेट होना पड़ा। बट रसिया को जब इस स्टैंड पे जब इंडिया का साथ मिला और इंडिया ने उससे जो है ऑयल परचेजिंग स्टार्ट किया, तो रसिया उतनी जल्दी नहीं टूट पाया, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी यही थी। क्योंकि पहले पूरी यूरोपियन कंट्री जो है वो रसिया से ऑयल परचेज करती थी, लेकिन यूक्रेन वार के चलते उन्होंने रसिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में रसिया को चाहिए था एक नया और बहुत बड़ा मार्केट, जो कि उसको भारत से मिला। और रसिया की हम हेल्प क्यों ना करें, क्योंकि रसिया हमारी विकट संकट में, हम जब मुसीबत में थे, जब अमेरिका अपने पनडुब्बियाँ लेकर के, अपने 2 का बेड़ा लेके वहाँ से चला था, तो रसिया ने 40 का बेड़ा लेकर के हमारी सुरक्षा की थी बंगाल की खाड़ी पे। तो रसिया और इंडिया जो है आज से नहीं और बहुत पुराने समय से और बहुत अच्छे पार्टनर हैं। इनकी स्ट्रेटजी दुनिया को समझ आती है, लेकिन गहराई समझने में अभी समय लगेगा। क्योंकि अभी जब 2024 का जब कजान में समारोह हुआ, जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष गले मिले, इंडिया और रसिया, और इसके बाद जब 1 to 1 जो उनकी मीटिंग हो रही थी, द्विपक्षीय वार्ता जब हुई रसिया और इंडिया प्राइम मिनिस्टर की, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो एक स्टेटमेंट दिया कि हम दोनों के रिलेशन इतने गहरे हैं कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ास करके इंटरनेशनल फोरम में तो है ही। अब मैं चर्चा करता हूँ कि ब्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट है क्यों दुनिया के लिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दुनिया का हर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो लीड करता है वो यूएसए लीड करता है। और जब भी कोई विवादात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, वार की सिचुएशन आती है, तो यूएस के द्वारा कई तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा तो नहीं है कि जो यूएसए है वो हर समय सही निर्णय ही लेता है, या हर कंट्री जो उस पर आश्रित रहेंगे उनके साथ वो हमेशा जस्टिस ही करेगा। नहीं, कई बार वो अपने खुद के हित के लिए भी तो नुकसान पहुंचा सकता है, और ऐसा अमेरिका ने एक बार नहीं कई बार किया हुआ है। जैसे जब तक उनका स्वार्थ था अफ़गानिस्तान में, उन्होंने अपने फोर्स को इम्प्लीमेंट किया, और जैसे उनका स्वार्थ ख़त्म हुआ तो 20 साल के बाद उन्होंने जो है वही अफ़गानिस्तान जो तालिबान के हवाले था उसी के हवाले करके और अपनी सेना को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया और अफ़गानिस्तान को तालिबान के हवाले सौंप दिया। तो ऐसी स्थिति दुनिया के सामने न आए, इसलिए यूएन के साथ साथ एक और ऐसा ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके लिए ब्रिक्स को उतना ही महत्व दिया जाता है। क्योंकि ब्रिक्स के पास क्या है, ब्रिक्स के पास दुनिया के 45% आबादी, ये सबसे बड़ी बात होती है। दुनिया के जो 10 बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज हैं वो उसके साथ ज्वाइन करने के लिए एग्री हैं, जिसमें से इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनने जा रही है, चाइना है और रसिया है। तो इस लिहाज से इसमें भी और कंट्रियों का साथ ले लिया जाए, जैसे ईरान को भी सदस्यता मिलनी है इस पर, इथियोपिया की चर्चा है, इजिप्ट की चर्चा है और सऊदी अरेबिया यूएई की है। तो यदि ये कंट्रियां भी ब्रिक्स के साथ आती हैं और तो ब्रिक्स का भी एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा, और ऐसे किसी प्रतिबंध यदि यूएस की तरफ से कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसके जो सदस्य होते हैं वो आपस में व्यापार कर सकते हैं, और बाकी जो दुनिया में जो वार की सिचुएशंस आती है उसका असर ब्रिक्स कंट्रियों पे सीधा सीधा नहीं पड़ेगा। तो यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब पड़ोसी देश पाकिस्तान को जब 2000 इसके पहले जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था चाइना में, तो चाइना ने उसको अपनी ओर से इनवाइट किया था, लेकिन उस समय भारत ने वीटो लगाया था कि हम ऐसे कंट्री के साथ, ऐसे मुल्क के साथ हम एक टेबल पे बात नहीं कर सकते जो हमारे लिए जो है आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम देता है और उस पर संलिप्त है। तो पाकिस्तान के लिए तो फ़िलहाल अभी कोई ऐसी रास्ता नहीं है, क्योंकि भारत ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और भारत की रजामंदी के बिना चाइना और रसिया एक तरफा कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। हालांकि रसिया और पाकिस्तान के भी ताल्लुक़ ठीक ही हैं, लेकिन भारत और रसिया का जो रिलेशन है वो अलग ही लेवल का है। तो आपको तो थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ब्रिक्स वाकई में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया में यूएन के अलावा भी एक तो और ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए
नहीं, आपस में यदि 2 कंट्री लड़ेंगे और पूरी दुनिया का इकोनॉमी यदि तबाह होता है तो उससे तो नुकसान सबका होगा। तो इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ब्रिक्स को जितना इम्पोर्टेंस दिया जाए या उसको जितना महत्व दिया जाए, जिसके मेंबरिंग कंट्री हैं जो इतना इस पे ट्रस्ट करके आगे चलेंगे तो बेहतर होगा। एक चीज़ मैंने और अभी जब ब्रिक्स के बारे में बात की थी तो ब्रिक्स पे की बात की गई थी। जैसे हमने बताया कि डॉलर पर सभी कंट्रियाँ आश्रित हो गई हैं इंटरनेशनल व्यापार के लिए, एक्सचेंज के लिए। तो यदि ब्रिक्स पे करेंसी पे ट्रस्ट लोगों का बढ़ता है और इसकी जो मेंबरिंग कंट्री हैं आपस में यदि ब्रिक्स पे से बिल सेटलमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से डॉलर को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ये थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफा मार्केट में इसको लॉन्च कर देना, लेकिन कहते हैं चैलेंज को जो स्वीकार करेगा वही तो सफलता की राह पकड़ेगा। मेन एजेंडा में हमने बताया कि डॉलर का डॉलराइजेशन के बारे में बात की गई है। इसके अलावा ब्रिक्स पे की बात की गई है, मल्टीपोलर वर्ल्ड जो भी डिस्कशन चल रहा है कई जगह बाहर की सिचुएशन से, तो उस संदर्भ में भी इसको महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। की डिस्कशन एरियाज थे पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन। क्योंकि भारत ने सबसे बड़ी बात इस पे ये रखी है कि हम जो है जो भी ब्रिक्स के कंट्री हैं उनके लोगों के लिए सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी। जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री में भी इसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी सफल रहे हैं, तो उन्होंने यही भी कहा कि हमारी जो रणनीति होगी वो किसी के फ़ायदे और नुकसान को ना देखते हुए हमारी आवाम के लिए होगी। और आई थिंक ये सबसे बड़ी बात होती है। और अभी भी जो भारत का रुख था खास करके रसिया और यूक्रेन को युद्ध को लेकर के, उसमें भी भारतीय प्रधानमंत्री ने यही स्पष्ट किया है कि जो भी डिसीजंस हैं वो यदि टेबल पे लिए जाते हैं, शांतिपूर्वक लिए जाते हैं तो बेहतर होगा और उसी से शांति स्थापित हो सकती है। युद्ध कभी भी शांति का संवाहक नहीं रहा है। तो ये थी मेरी अपनी प्रतिक्रिया। यदि इस विषय में आपकी कोई और सोच है तो आप ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। नमस्कार।